आइए एक डेफिनेशन और देखते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। एक डेफिनेशन जॉन एन मायर ने दी है। वो कहते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एज ऑन ए सर्टेन डेट, एंड इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स एंड ऑपरेशंस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। तो यानी जो भी हमने दो तीन परिभाषाएं भी पढ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उनका निष्कर्ष ये निकलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक ऐसे विवरण हैं, एक ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो किसी संस्था की एक विशेष अकाउंटिंग पीरियड में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी उसके पास असेट हैं, कितनी उसकी देयताएं हैं, कितनी उसकी कैपिटल है, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा देता है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी कंपनी के बारे में या बिजनेस कंसर्न के बारे में एक कंप्लीट जानकारी देता है, वही विवरण और डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 6 या 7 चीज़ें शामिल होती हैं जो मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चौथा ऑडिटर्स रिपोर्ट, पांचवा नोट्स टू अकाउंट, छठा कैश फ्लो स्टेटमेंट और सातवां सेगमेंट रिपोर्ट। आइए इनको एक एक करके समझते हैं कि ये विवरण, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। पहला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज that is financial position of an enterprise at a given date. It is also known as position statement. इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट एक ऐसा विवरण है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। फाइनेंशियल पोजीशन में 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो कंपनी की कैपिटल कितनी है, दूसरा कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है, और चौथा कंपनी के पास संपत्ति या असेट्स कितनी है। तो संपत्ति हम जानते हैं, जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास है, मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट कहलाती हैं जो हमें व्यापार करने में सहायता प्रदान करती हैं। और कैपिटल वो धन या वो पैसा जो कंपनी अपने पास से लगाता है, जो कंपनी का ओनर। यानी कि कैपिटल क्या है? एक तरीके से इंटरनल लाइबिलिटी होती है ये भी। और तीसरा है लाइबिलिटी यानी दूसरों का पैसा हमने कितना ले रखा है, दूसरों से उधार कितना लिया हुआ है और कितना हमने उनको चुका दिया है, कितना और देना है। ये सारी चीज़ें जो है किस में दिखाई देती हैं? बैलेंस शीट में दिखाई देंगी। इसलिए बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा विवरण है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति क्या है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप जानते हैं कि कंपनी एक्ट 1956 था पहले, अब वो कंपनी एक्ट 2013 हो गया है। तो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जिनमें से एक चेंज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम में भी हुआ है। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे, लेकिन अब हम अकाउंट नहीं बनाते। अब हम कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो ये होता क्या है? ये बेसिकली एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना कंपनी को लॉस हुआ, उसकी जानकारी देता है। आप जानते हैं कि कोई भी बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, एनपीओज़ को छोड़कर। तो अगर कंपनी को ये पता चले कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 0 है या वो अर्निंग नहीं कर पा रही, तो कंपनी बिजनेस को बंद कर देती है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कंपनी ने
कितना प्रॉफिट कमाया और या कितना लॉस कमाया। तो इसकी जानकारी देता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं, जो हमारी सेल्स हैं उनमें से खर्चों को माइनस कर देते हैं और जो नेट अमाउंट आता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसिव से तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से तो हमारा लॉस निकल कर आता है। तो यह है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी का होना अलग चीज़ है और कैश के फ्लो का देखना वो अलग चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने प्रॉफिट तो बहुत कमा लिया लेकिन हमारी जेब में कैश बिल्कुल भी नहीं है, या प्रॉफिट तो नहीं कमाया लेकिन हमारी जेब में कैश मौजूद है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो अलग कॉन्सेप्ट है और जो कंपनी का कैश फ्लो है वो अलग कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट हो या ना हो उससे कैश फ्लो के होने ना होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार कैश फ्लो से प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी के पास कितना कैश आया और कितना कंपनी ने कैश खर्च किया। इसके बाद कि ये कैश जो आया है ये कहाँ से आया है और कहाँ खर्च किया गया, इस चीज़ को दिखाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ब्रॉडली 3 टाइप के कैश फ्लो शामिल होते हैं। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी मैं बस इसका मीनिंग बता रहा हूँ। तो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो कंपनी की कैश फ्लो को दिखाता है कि कंपनी के पास कितना कैश आया एक साल में और कितना गया, उसका नेट इफेक्ट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है। इसके साथ इन स्टेटमेंट्स के साथ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट अटैच की जाती है और वो एजीएम में यानी एनुअल जनरल मीटिंग में, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें इनको दिखाया जाता है। ये रिपोर्ट जो होती है शेयर होल्डर्स के लिए बनाई जाती हैं। आइए जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट क्या है। यह रिपोर्ट कंपनी के अंशधारियों को कंपनी की सभी जानकारी जैसे लाभप्रदता, वित्तीय स्थिति व रोकड़ प्रवाह आदि देने के लिए संचालकों द्वारा बनाई जाती है। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया और हमारा प्रॉफिट क्या है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना हमारी कंपनी में कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। इन सब की एक रिपोर्ट बनाकर वो एजीएम में शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाती है। तो इस रिपोर्ट को कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो उनके साथ इस रिपोर्ट को भी अटैच किया जाता है। दूसरी रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाती है वो है ऑडिटर्स रिपोर्ट। पहले हम ऑडिटर का मतलब जान लेते हैं कि ऑडिटर क्या होता है। ऑडिटर ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जांच करता है, जो ये देखता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय किसी प्रकार की अवैधानिक एक्टिविटी तो नहीं की, यानी कि कोई गलत रिकॉर्ड तो नहीं दिखाया, उसने बढ़ा चढ़ाकर संपत्ति को तो नहीं दिखाया बैलेंस शीट में, उसने लायबिलिटी को कम तो नहीं दिखाया जानबूझकर, जिससे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं उनको निर्णय लेने में नुकसान हो जाए। तो ऐसा शख्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैधता को जांचता है और उसकी एक्यूरेसी को मापता है उसको कहते हैं ऑडिटर। तो ये ऑडिटर की रिपोर्ट बनाते हैं एक साल में और ये बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाए हैं, कंपनी अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए बनाए हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई भी फ्रॉड नहीं की गई है। चौथा विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सामने जो होता है पांचवा, वो ये है नोट्स टू अकाउंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है नोट्स टू अकाउंट, यानी कि जो हम अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं,
उनकी जो अप सब हेडिंग्स होती हैं, जो उनकी एक्सप्लेनेशन होती है, उसको हम मेन स्टेटमेंट में नहीं दिखाते बल्कि एक नोट्स बना लेते हैं नीचे, उसमें लिखते हैं उनको डिफरेंस देकर। तो उस विवरण को क्या कहते हैं, जिसमें हम नोट्स बनाते हैं, डिटेल लिखते हैं, उसको कहते हैं नोट्स टू अकाउंट। इसके बाद आता है सेगमेंट रिपोर्ट। सेगमेंट, क्योंकि कंपनी एक ही जगह तो काम नहीं करती, कंपनी तो पूरी दुनिया में भी बिजनेस करती है। बहुत सी कंपनी तो जो जिनको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, कुछ कंपनी खाली एक देश तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन देश तक सीमित हो या मल्टीनेशनल हो, कंपनी के पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट या सेगमेंट नहीं होता। कंपनी के जो सारे काम होते हैं वो बटे हुए होते हैं। एक डिपार्टमेंट या एक सेगमेंट हम बना लेते हैं कि एक सेगमेंट जो है वो सेल को रिप्रेजेंट करेगा, एक सेगमेंट परचेज को रिप्रेजेंट करेगा, एक सेगमेंट मार्केटिंग को शो करेगा, एक सेगमेंट बना दिया जो ह्यूमन रिसोर्स का लेखा जोखा रखेगा। तो ये जो सेगमेंट हैं, इनकी भी जो परफॉर्मेंस है, इनको अटैच किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। मैं एक बार दोबारा से कंटेंट को रिवाइज कर देता हूँ, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं और रिपोर्ट हैं जो हमें अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनानी होती है। पहला मैंने बताया आपको बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट या लॉस को दिखाता है कि एक साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि उस संबंधित अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी के पास कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, उसका नेट प्रभाव दिखाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा एक नोट्स टू अकाउंट, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन देते हैं स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसमें नोट्स टू अकाउंट में। इसके अलावा 3 रिपोर्ट हैं जो इन स्टेटमेंट्स के साथ अटैच की जाती हैं। वो कौन सी हैं? वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट और सेगमेंट रिपोर्ट। तो ये बात हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेंट की। आइए अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एक ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल नेचर के होते हैं। हिस्टोरिकल नेचर का या ऐतिहासिक प्रकृति का इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो अब हिस्ट्री बन गई हैं, जो पास्ट में चली गई हैं, जो इतिहास बन गई हैं। यानी कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंपनी कर चुकी है उस अकाउंटिंग पीरियड में, उन्हीं को रिकॉर्ड करती है। जो भविष्य में आगे करेगी जिन ट्रांजैक्शन को, उनको रिकॉर्ड नहीं करती। तो ये पहली फीचर है किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यानी कि ये कैसी हैं? हिस्टोरिकल नेचर की होती हैं। दूसरी विशेषता है मेजरमेंट इन मनी, मुद्रा में मापन, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कंपनी की, वो पैसों में मेज़र करके रिकॉर्ड की जाती है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी ने 2 चेयर खरीदी तो हम बैलेंस शीट में या P&L स्टेटमेंट में ये नहीं लिखेंगे 2 चेयर, बल्कि हम उनका अमाउंट लिखेंगे जितने की वो खरीदी गई हैं। ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सबको हम क्या करते हैं? मनी में मेज़र करते हैं, तभी मनी में ही मेज़र करते हैं और उनको फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो बिना मनी के अकाउंटिंग जो है वो अधूरी है। इसके बाद तीसरी विशेषता ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये मान्यताओं पर आधारित होते हैं, यानी कि दीज आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। जैसे कि आप जानते होंगे, 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि बिजनेस एक ऐसी संस्था है जो चलता रहेगा, उसके चलाने वाले बदलते रहेंगे, लेकिन बिजनेस अपनी जगह कायम रहेगा, यानी कि उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। या इसी तरीके से एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है जो क्या कहता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप प्रॉफिट को मत सोचिए कि प्रॉफिट आपको होगा ही होगा, बल्कि लॉस के लिए तैयार रहिए। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है
मटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट या फुल डिस्क्लोज़र। तो फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी वैल्यूएबल और जितनी भी मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए, और अगर वो नहीं होंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से वैध नहीं माना जाएगा। फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी जानकारी हैं वो सब दिखानी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई भी जानकारी छिपानी नहीं चाहिए। चौथी जो विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो है कि ये इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि ये वित्तीय स्थिति के सूचक हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी की आर्थिक हालत को, उसकी स्थिति क्या है, कितना पैसा है उसके पास, कितना लॉस है, कितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी उसकी एसेट हैं, कितनी उसकी कैपिटल है, इन सब को बताता है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो वित्तीय स्थिति का सूचक भी होती है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इनकी एक फीचर ये भी है कि ये इंडेक्स होते हैं ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके बाद पांचवी फीचर है कंपेरेबिलिटी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं अक्सर यूनिफॉर्मिटी के बेस पर बनाए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक कंपनी अलग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही है, दूसरी कंपनी अलग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही है और तीसरी कंपनी अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करेगी। कंपनी के जो खाते बनाए जाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उनमें तुलनात्मकता होती है। तुलनात्मकता जब आती है जब सभी जो फर्म है या कंपनी है या संस्थाएं हैं वो एक यूनिफॉर्मिटी के आधार पर अकाउंट बनाते हैं, यानी कि अपने जो उनके अकाउंटिंग बनाने के रूल्स हैं वो लगभग समान होते हैं। क्योंकि जब तक रूल समान नहीं होंगे, अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट समान नहीं होंगे, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्मल रूल्स के आधार पर बनाए जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी होती है उनमें, कंसिस्टेंसी होती है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, तुलनात्मक होते हैं, कंपेरेबल होते हैं। इसी तरीके से एक्यूरेसी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्यूरेसी होती है? एक्यूरेसी इसलिए होती है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बनाई जाती। इसमें छोटी से छोटी जो प्रभावित कर सकती है बात, वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं, तो इसमें शुद्धता पाई जाती है। और एक विशेषता इसका ये भी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं उनके पीछे एविडेंस होना ज़रूरी है। बिना एविडेंस के हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे क्या होती है, एक एविडेंस होता है जिसको हम वाउचर कहते हैं। तो वो क्या करती है, इनकी वैधता और शुद्धता और रिलायबिलिटी को बढ़ा देती हैं। तो शुद्धता या रिलायबिलिटी भी एक फ़ीचर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसके अलावा एक फ़ीचर इसकी ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो सरल और संक्षिप्त होते हैं। सरल और संक्षिप्त मतलब वो समझने में सरल होते हैं और वो कॉन्साइज होते हैं, एक समरी टाइप के होते हैं। समरी टाइप के इसलिए होते हैं क्योंकि कंपनी जब एक साल में पूरा जितनी भी ट्रांजैक्शन करती है उनको बहुत ही ज़्यादा छोटा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट में लिखने लगूँ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी हैं कंपनी ने एक साल में, तो उनमें एक बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा उनके थ्योरी में, लैंग्वेज में, टेक्स्ट में। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो सरल होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ उन जो टेक्स्ट है उनको टेक्स्ट में ना यूज़ करके उनको एक अमाउंट में शो किया जाता है, और उनकी सिर्फ जो की टर्म है, जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सरल हो जाते हैं समझने, और वो संक्षिप्त प्रकृति के हो जाते हैं, वो ईजी भी हो जाते हैं, कॉन्साइज भी हो जाते हैं। लास्ट फीचर इसकी ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो मात्रात्मक पहलुओं को दिखाते हैं, यानी कि ये क्वालिटेटिव जो फीचर्स होती हैं उनको नहीं दिखाते। मिसाल के तौर पे कंपनी में आर्थिक चर तो दिखाए जाएंगे कि सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, परचेज कितनी की, क्रेडिटर कितने के हो गए, डेटर्स से कितनी पेमेंट ली,
तो इस तरीके से, लेकिन हम जो क्वालिटेटिव हैं, जैसे हमारे जो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं वो कितना अच्छा काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, और वो उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो क्वालिटेटिव डाटा है इनको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर करते हैं। ये एक और इसकी लिमिटेशन भी है और इसकी फ़ीचर भी है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।